चलिए जी, नोट कीजिएगा, ग्लास प्रिज्म, हेडिंग डालिएगा ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म में लिखिएगा a triangular glass prism glass prism is a transparent object made of glass, is a transparent object made of glass having two triangular ends and three rectangular sides. लिखिए और rectangular faces, three rectangular sides or rectangular faces. समझ गए हमेशा इस तरीके की ना मार्केट में छोटे बच्चों की इरेजर भी आती है, डॉम्स की, हाँ टेंट के जैसा समझ लीजिए कि पीछे से इस तरह से रेक्टेंगुलर फेस है, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फेस है, सब कुछ ग्लास का बना हुआ है, और नीचे से देखा जाए तो नीचे से भी एक रेक्टेंगुलर फेस है, और आगे से देखें और पीछे से देखें तो ये एक ट्रायंगुलर फेस है और ये एक ट्रायंगुलर फेस है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि टू ट्रायंगुलर एंड्स, तो पीछे एक ट्रायंगल, आगे एक ट्रायंगल, इधर एक इधर दो और एक नीचे तीन, तो तीन कौन से फेसेस हैं? रेक्टेंगल के जैसे फेसेस हैं, रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है। तो ये जो है ये एक ग्लास प्रिज्म होता है, टोटली ग्लास का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इससे ऐसा क्या फ़ायदा है? हम रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म को पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने से ये चीज़ पता चली, जैसे हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था, तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो था वो किस लिए पढ़ा था? क्योंकि उससे हमको रिफ्रैक्शन का आइडिया हो जाता था। रिफ्रैक्शन मतलब अगर एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे जा रही है तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जा रही है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये होता था। तो ये तो हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म की बात हो गई। अब ये जो ग्लास स्लैब की बात हुई, अब जो ये मैं प्रिज्म कर रहा हूँ, प्रिज्म की एक इतनी खास यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि हमें ये सिखाया जाता है कि अगर 7 रंग देखे जाएँ विबग्योर जो होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो ये जो 7 रंग होते हैं तो इन 7 रंगों को अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में मिक्स कर दिया जाए कि हमने एक एक एम एल मतलब एक एक बूंद हमने अगर ले लिया और एक एक बूंद हमने कहीं पर डाल दिया इन 7 रंगों का और उनको मिक्स कर दिया तो वाइट कलर बन जाएगा, प्योर वाइट कलर बन जाएगा, ठीक है।
तो ये बोल दिया जाता है। क्या इसको प्रैक्टिकली देखा भी जा सकता है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ प्रैक्टिकली देखा भी जा सकता है इस चीज़ को। कैसे कि जैसे ये रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म है, इसके एक फेस पर एक साइड से हमने वाइट कलर की ब्राइट वाइट कलर की लाइट पास कर दी, ठीक है। तो ब्राइट वाइट कलर की लाइट अगर हम पास करेंगे तो हमको दूसरी तरफ जो है वो 7 अलग अलग बैंड्स, जो 7 अलग अलग रंग हैं वो हमको दिखाई देंगे एक ही लाइट से। तो वो जो एक लाइट है वो 7 रंगों में डिवाइड होती हुई हमको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है प्रिज्म की, जो हमको आर्टिफिशियल तरीके से, नेचुरल तरीके से तो हम आसमान में देख लेते हैं जब एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो क्लीन होने के बाद में हमको ये समझ में आता है कि सूरज से आने वाली जो रोशनी है वो एक्सट्रीमली वाइट लाइट है। और जब एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन हो गया बारिश के बाद, बारिश के जस्ट बाद जब धूप निकलती है तो रेनबो दिखाई देता है। तो वो रेनबो इसी वजह से दिखाई देता है कि वो जो वाइट लाइट है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो उस चीज़ को आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में भी देखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास प्रिज्म। और बहुत सस्ता, शायद 25-30 रुपये का मार्केट में मिल जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास है आगे थोड़ा बहुत रिलेशन है, बता दूँ। यहाँ लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे और इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे ग्लास प्रिज्म, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर एक ग्लास प्रिज्म है,
ये ग्लास प्रिज्म है और ग्लास प्रिज्म में हम इसकी फ्रंट साइड देख रहे हैं, इसकी फ्रंट साइड देख रहे हैं जो कि ट्रायंगुलर साइड है। तो जो इधर रेक्टेंगुलर साइड है, रेक्टेंगुलर वाली साइड पर इधर एक टेढ़ी लाइट आती है, इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। जिस पॉइंट पर ये लाइट स्ट्राइक करती है उस पॉइंट पर आपने एक नॉर्मल ड्रॉप कर दिया, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ बता दो, एंगल ऑफ डेविएशन, देवी DEVI देवी और एशन देवी, ठीक है, डेविएशन, डेविएशन, ठीक है। इंसिडेंट रे ये। अच्छा चलो आप लोगों को एक बात बताऊँ, एक बात बताता हूँ। तो आप लोग जो हैं उस चीज़ को जनरली क्या होता है कि कई बार जैसे टीचर हैं तो टीचर कोई बात अगर बोलता है तो बच्चे ना, बच्चों के दिमाग बड़ा नाजुक होता है, बड़ा नाजुक मन होता है, तो बैठ जाती है दिमाग की चीज़ें। हमारे भी बैठ जाती थी जब हम स्टूडेंट थे। तो एक बात बताता हूँ, अभी मैंने 2-3 दिन पहले इसको बोला, कभी बड़े सीरियस से रहते हो, चुप रहते, फिर मैंने अभी इसको बोला, है ना। अभी मुझे ये दिखाई दे गया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि मतलब कि भाई कोई ऐसी बात मन में मत रखना, कोई भी आप में से बच्चा। कई बार क्या होता है कि हम जैसे हैं, तो जैसे आपको आपने नोटिस करा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो वो स्टूडेंट वाला जो फेज़ था, वो स्टूडेंट वाले फेज़ से आपके जो पेरेंट्स हैं, मैं समझता हूँ आप लोगों की उम्र कितनी है, 14 साल 15 साल, है ना, 14-15 साल। तो आपके पेरेंट्स जो है वो 45, इतनी 40-45 के करीब ये आपके पेरेंट्स की एज होगी, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि और ज़्यादातर आप में से जितने बच्चे हैं, ज़्यादातर के पेरेंट्स टीचर्स तो नहीं हैं, ठीक है, या टीचिंग लाइन से जुड़े हुए नहीं हैं। तो पापा टीचर हैं? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। तो टीचर तो टीचर है, मैं टीचर, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई साइंस का टीचर है तो वो बहुत ज्ञानी है, और अगर कोई हिंदी का टीचर है तो उसे ज्ञान नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादातर के जो बच्चे, ज़्यादातर बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स नहीं हैं, तो वो अपना उस वाले फेज से निकल चुके हैं, तो उनको शायद अपने बचपन की बातें याद भी नहीं रहती होंगी, है ना। अब मैं क्योंकि बच्चों के साथ में जुड़ा हुआ रहता हूँ तो मुझे याद भी है, बहुत सारी बचपन की बातें याद आती रहती हैं। तो मतलब व्हेन आई वाज इन योर एज तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। अब सेंसिटिव इन दिस सेंस कि अगर बराबर में कोई बच्चा बैठा हुआ है, उसने कुछ बोल दिया, दुबला पतला सा कमज़ोर सा था मैं, और कोई हट्टा कट्टा है, तो बॉयज़ में होती है ना प्रॉब्लम कि बैठा हुआ है तो कोई पतला दुबला सा बच्चा है तो कोई तगड़ा सा कोनी मार दी, ऐसी, है ना। गर्ल्स की अलग प्रॉब्लम्स है, वो गर्ल्स जाने, लेकिन मैं अपनी जो बॉयज़ की जो प्रॉब्लम है वो मैं बता रहा हूँ कि बॉयज़ में ये रहता है कि कुछ बैठा हुआ है और कुछ नहीं बैठा हुआ तो उसको चुटी काट ले बैठ ले, है ना, और कुछ नहीं तो पीछे से घुटना ही मार दिया खींच के, है ना, और फिर पीछे मुड़कर हम देख रहे हैं, मुझे तो पता किसने मारा, मैं तो नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था, मैं उन चीज़ों को ना मन में रख लेता था, और मन में रखने के बाद फिर मेरे को जब भी वो लड़का दिखाई देता था मैं ये सोचता रहता था कि देख लूँगा इसे, है ना, मौका मिलेगा देख लूँगा। तो भाई इस तरीके की बातें, जैसे तुम हो सीरियस रहते हो भाई, कोई बात मन में मत रखो, क्योंकि कोई बात नहीं, आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, उन चीज़ों पर भी आ रहा हूँ। वो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमके साथ, तुम्हारे साथ में कोई प्रॉब्लम है ऐसी, इतना ज़्यादा सोच रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर धीरे धीरे समय बीता, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीते, और समय जब बीतता गया तो बीतने के बाद में फिर ये एहसास हुआ यार फालतू की चीज़ों में दिमाग लगा रहा था, ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो फिर अच्छी दोस्ती हो गई सबके साथ में, बहुत अच्छा ग्रुप बन गया, तो ये भी एक अच्छा टाइम आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ना अच्छे की तो जैसे जैसे कहते हैं अच्छे की तैयारी करनी है। तो आपने सुना होगा पेरेंट्स, सभी के पेरेंट्स कहते रहते हैं भाई हमारे ऊपर इतना खर्चा कर रहे हैं और तुम्हें अच्छी से अच्छी चीज़ें हम ला कर देते हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। एक डायलॉग और सुनने के लिए मिलता होगा कि हमें तो इतना सब कुछ मिला भी नहीं था, हमारे पास तो किताबें भी नहीं होती थी, हम तो बड़े भाई साहब की किताब उधार ले लेते थे, है ना, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें। क्या अच्छा ये वाला चैप्टर? नहीं बड़े भाई साहब। अच्छा मुझे मालूम नहीं, तुम्हारे में होगा सिलेबस में कोई, तो चलो तुम्हारे उसमें होगा ना, लिटरेचर में होगा।
तो मैं जो ये आपको बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ कि जैसे अभी आज क्या हुआ, अब आप 8 बजे वाला आपका बैच है, 7 बजे वाले बच्चे आए, 4:30 बजे वाले बच्चे आए, 5:30 बजे वाले बच्चे आए, तो वो सब जो हाँ ऑल्टरनेट डेज पर चलती हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास होती है ना। तो क्या है कि जैसे जो बच्चे आए थे तो सब बच्चे बता रहे थे कि कोई लड़की ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, और उसको कोई जरा सी चीज़ है वो बुरी लग गई, तो उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, तो उसने सुसाइड कर लिया। आपको डर लगा? डर नहीं लगा, डर नहीं लगा। मैं एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। वो इंसिडेंट क्या है, और पेपर में भी आया था, देखिए पानी की बॉटल रखी है। सर हमारे स्कूल में बच्चा मुझे लगा ना मेरी नहीं, कोई बच्चा बोल हमारे स्कूल में बच्चा मुझे लगा। अरे इधर कोई पानी की आपके स्कूल बॉटल में रखी होता है क्या? है, आपके स्कूल से मुझे चार कहाँ से? अर्वाचीन से? और अच्छा अच्छा। पेपर ही दे रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं। तो भाई ऐसा है कि एक ना पेपर में इंसिडेंट छपा था। वो इंसिडेंट में ये है कि हमारी जो पूरी सोसाइटी है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि VVIP या देविका स्टाइल पर सोसाइटी मतलब समाज की बात करते हैं। तो जो पूरी सोसाइटी है, इसमें एक प्रॉब्लम ये चली आ रही है कि द किड्स आर डिज़ाइन फॉर सक्सीडिंग ओनली। मतलब किड्स को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि भाई तुम्हें सक्सेसफुल बनना है ना, तुम्हें टॉप ही मारना है, सबको नंबर आना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिखाया जाता है। और एक प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू हैंडल फेलियर्स। भाई फेल भी तो हो जाता है, और हर बच्चा जो है, जो बेचारा बहुत ज़्यादा शरीफ है, उसके मन में ये रहता है कि ये मेरे को डांट रहे हैं तो लाइफ में शायद कभी फेल ही नहीं हुआ, है ना, ये मेरा टीचर है लाइफ में कभी फेल नहीं, भाई मैं भी फेल हुआ, है ना। तो उसमें अब उस चीज़ को मैं क्यों बताऊँगा आपको? मैं उस चीज़ को अगर आपको बताऊँगा तो आपके मन में आया तो ये टीचर भी फेल हुआ था, तो फिर तो हम तो हो ही सकते हैं फेल, ऐसा हमसे कौन सी वो हो गई थी, है ना। हमसे तो सारी उम्मीद है, खुद तो देखो 2-2 बार फेल हुए बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लास रिपीट करनी पड़ी है, पर हाँ फेलियर सबकी लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी हुए। एक मिनट वेट कीजिए। हेलो जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरी ना अभी क्लास चल रही है, मैं आपको आधे घंटे में कर दूँगा, आधे घंटे में कॉल करता हूँ आपको, आधे घंटे में। तो अब प्रॉब्लम सुन लीजिए। प्रॉब्लम क्या है, जैसे आप एक घर में रह रहे हो, है ना। अब आपको ये सिखाया जा रहा है कि भाई आप पढ़ो सक्सेसफुल बन जाओ, ठीक है। अब सक्सेसफुल बनने के बाद में अगला दिमाग में यही आता है कि जैसे ही आप पढ़ लिख गए, बहुत अच्छे हो गए, मेरे गाजियाबाद में ना अच्छी जगह बाहर निकलना है, है ना, पूना जाना है, इंदौर जाना है, बैंगलोर जाना है, मतलब इंडिया के जो बेस्ट, चंडीगढ़ उधर जाना है। तो जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो दिमाग में ना छप जाते हैं, बेस्ट कंट्रीज़ कह रहा हूँ, सॉरी सिटीज़, तो बेस्ट सिटीज़ जो है वो दिमाग में छप जाते हैं। और अगर आप उस अच्छे उसमें पहुँच गए, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो जीतने के लिए हुई है कि आपको सक्सेसफुल ही होना है, हारना तो है ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद में फिर जब अच्छे सिटीज़ में भी होंगे, यार ये शिकागो से बढ़िया तो कोई जगह है ही नहीं, US तो ये न्यूयॉर्क, हाँ, माई ड्रीम सिटी, माई ड्रीम कंट्री, USA, यस आई एम कमिंग। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये हर बच्चे के दिमाग में आती हैं। तो एक लड़का 12th के साथ ही IIT क्लियर कर लिया। 12th के साथ IIT क्लियर करना बहुत बड़ी बात होती है। 12th के साथ ही IIT क्लियर कर लिया। IIT क्लियर करने के बाद में उसमें सिलेक्शन हो गया, अपना पढ़ाई शुरू कर दी, मनपसंद ब्रांच भी मिल गई उसको। IIT क्लियर करने के बाद भी ये होता है मनपसंद ब्रांच मिल रही है या नहीं मिल रही, वो मिलने के बाद में फिर अपना 3rd ईयर में प्लेसमेंट भी हो गया। AT&T अमेरिकन टेलीकॉम करके एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, वहाँ पर प्लेसमेंट भी हो गया। चला गया जाने के बाद में जो सबके अपने अच्छे जो ड्रीम्स होते हैं, फिर उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में बच्चे हो गए और एक बहुत अच्छी फैमिली उसकी बन गई और बहुत अच्छा उसने घर खरीद लिया अमेरिका में। शिकागो से याद आया तो वहाँ पर उसने एक बहुत अच्छा घर खरीद लिया। तो अब आपने सुना होगा 2009 में जो ये द ग्रेट रिसेशन ऑफ अमेरिका सुना होगा ना, रिसेशन आया था। रिसेशन में उनकी भाई साहब की नौकरी चली गई तो गाड़ी थी एक वाइफ की, एक उसकी खुद की। तो पहले अपनी गाड़ी बेची, फिर वाइफ की गाड़ी बेची, क्योंकि बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कर पा रहा था।
वो उसके बाद में फिर नौकरी चली गई, वो कितने लंबे टाइम तक जाएगी और दोबारा नौकरी कब मिलेगी वो नहीं पता। तो उसके दिमाग में अलग तरीके की स्ट्रेस चल रहा है। अब उस स्ट्रेस में आदमी जैसे बैठा रहता है, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं और आपका रिजल्ट खराब आ गया, पेरेंट्स ने बोल दिया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये तक बोल देते तो तू रिक्शा चलाएगा पढ़ाओ, है ना? तो ऐसे डायलॉग। तो अब वो जो है वो मोटिवेट करने का अलग तरीका हो सकता है, अलग तरीका। लेकिन बच्चे का मन, जब मैं बच्चा था तो मेरा क्या था, जैसे हर बच्चे की अलग तरीका होता है। तो मेरी ना फोटोग्राफिक मेमोरी चलती थी, तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि सड़क है, रिक्शा है और मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर आनी शुरू हो जाती थी, और फिर पिक्चर आती थी तो मुझे दिखाई देता था कि मेरी बुआ खड़ी हुई, उनको कहीं जाना है और उन्होंने रिक्शा को हाथ दिया और मैं मुँह छुपा रहा हूँ अपना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें मेरे दिमाग में आने लगती थी, है ना। और फिर मैं मुँह नीचे करके रिक्शा चला रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे 5 रुपये दिए, मैंने जेब में रख लिए, ठीक। फिर मैं रिक्शा वालों की तरह लाइन में खड़ा होकर बीड़ी पी रहा हूँ। तो ये ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें जो है मेरे दिमाग में आती थी, और फिर मैं एकदम से ना डर जाता था, यार ये तो बहुत गलत है। तो वो जो एक डरावना सच दिखा देते थे ना पेरेंट्स हमको कि भाई ऐसा हो जाएगा, है ना, तो उसको मैं सच मान बैठता था। अब ऐसे ही अगर आप बैठे हुए हैं और आपको संभालने वाला आपका कोई अच्छा दोस्त आपके साथ नहीं है, तो आप परेशान होते जाओगे और आप सोचोगे यार रिक्शा चला रहा हूँ, बीड़ी पी रहा हूँ, फिर एक दिन शराब पीकर नाली के बराबर में पड़ा हुआ, जैसे रिक्शा वाले पड़े रहते हैं, है ना, उस तरीके से पड़ा हुआ। फिर म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी मेरे को कचरा समझ कर उठा कर लेके मर चुका है ना, और फिर मुझे वहाँ कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो मतलब एक फिल्म सी बनने लगती है दिमाग के आगे, है ना। तो मतलब वो जो चीज़ है ना, उन ख्यालों से थोड़ा बाहर निकला करो, सोचा मत करो उतना ज़्यादा, क्योंकि वो इंसान भी ना बैठा हुआ ऐसे ही डिप्रेशन में सोचता चला गया। डिप्रेशन मतलब आप किसी चीज़ की गहराई में जाते जा रहे हो, डिप्रेशन का मतलब ही गहराई होता है। तो आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से सोच रहे हो, सोचते सोचते बेचारा इतना परेशान हो गया, वो जो है इतना परेशान हो गया, उसको दिखाई दिया कि अब आने वाली लाइफ मेरी बर्बाद है, मैं मर जाऊँगा, मेरे बीवी बच्चे सब मर जाएंगे। तो मतलब सबको जहर दे दिया और खुद भी जहर खा के मर गया। और क्या हाँ, सावधान इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि ये जो है, फिर हम MBA करने गए, मैं जब MBA करने गया तो वहाँ पर ना हमें ना केस स्टडीज़ पढ़ाई जाती थी। तो जो केस स्टडीज़ होती थी वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लिए जाते थे। तो उसमें एक होता था ह्यूमन बिहेवियर बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है। वो कैसे है कि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत कुछ बता देती है, आपके बारे में बहुत कुछ बता देती है। तो वहाँ पर ये भी चीज़ सिखाई जाती है, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने जाएंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट जरूर होगा जो आपकी पर्सनैलिटी को सुधारे। तो वो जो ह्यूमन बिहेवियर वाला सब्जेक्ट था, उसमें ये केस स्टडी थी, उसमें हमको सिखाया गया था, उसमें ये भी सिखाया गया था कि हाउ टू हैंडल फेलियर। तो आपको अपने फेलियर से परेशान इतना नहीं होना है कि डिप्रेशन में चले जाओ, उसको लेकर सीरियस हो जाओ, लेकिन हाँ उस फेज़ को भी एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है फेल हो गया चलो डांस करते हैं, ये नहीं है। एंजॉय करने का मतलब ये है कि हाँ अब ये एक नया चैलेंज आया है कि भगवान ने मुझे बिल्कुल नीचे तक गिरा दिया है, अब मुझे फिर से उठना है, ठीक है ना। तो गिर के उठने में जो मज़ा है वो हमेशा उठे रहने में, तने रहने में वो मज़ा नहीं है। तो इस वजह से इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रहे कि कोई भी बच्चा आप में से, आपकी क्योंकि ये एज जो है इस तरीके की चल रही है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है जिसमें मन नहीं लग रहा, तो ठीक है अभी लगा दो ना यार, जो 10th क्लास है अभी लगा दो, जो 11th क्लास में अपने मनपसंद सब्जेक्ट चुन लेना, क्या है उसमें, ठीक है। और ऐसा थोड़ी है कि किसी एक फील्ड में नहीं बस इंजीनियरिंग में फ्यूचर है, मेडिकल में फ्यूचर है, फ्यूचर हर चीज़ में है ना, नेतागिरी में भी फ्यूचर है, पॉलिटिकल साइंस, क्या बिजनेसमैन बनना है, अच्छी बात है। क्या हम इस बार यहाँ का इलेक्शन लड़ रहे थे। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नहीं मैं सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ का लड़ रहे थे, पापा लड़ रहे थे। अच्छा पापा लड़ रहे थे तो तुम सपोर्ट कर रहे हो? नहीं 5 चलिए हाँ भी। तो भाई इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई का जो ये फेज़ चल रहा है, इस फेज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हो, और पेरेंट्स से भी कर सकते हो। बहुत आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं अपने बच्चों के साथ, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। तुम्हारा है तो डांट पड़ती है। चलिए जी, चलो तो आगे चलते हैं।
हमने ये देखा, इसमें क्या होता है देखिए। अरे टाइम की चिंता मत करो भाई। हाँ। जैसे क्लास खत्म होती है तो तुम नाश्ते में जाते हो, कोई घर को छूट गया जेल से, क्या चीज घूमते हुए जाता है। गोल गोल अरे ये शक्तिमान है क्या ये? ऐसा चाहते हैं हम, आउट करवानी पड़ती है ना। और राउंड लगाते हो कहाँ लगाए बताइए। ठीक लगा दो भाई। बता दे कहाँ लगाइए आप। ये भाई सुबह सुबह लगाया करो। सुबह तो लगा देंगे। सुबह क्यों नहीं लगाते? अबे घूमता रहता है ना। कार्टून देखे वो अपने टॉम एंड जेरी देखा, टॉम एंड जेरी, हाँ? टॉम एंड जेरी में जेरी का चेहरा देखा है, इसका चेहरा मिलता है ना उससे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जैसे जैसे नाक है ना, इसकी नाक, अब क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। आप कंपास रखो इसकी नाक पर, पेंसिल लगाओ, परफेक्ट सर्कल है इसका चेहरा। इसका चेहरा बिल्कुल सर्कल है एकदम, मतलब रेडियस नाप सकते हो, नाक से यहाँ तक का रेडियस नापा जा सकता है, बिल्कुल परफेक्ट निकल के आएगा एकदम सर्कल। वो जो वो होता है वो मैकडोनल्ड्स के बाहर जो वो लगा रहता है जिसमें उसके चेहरे की जगह छेद होता है, वहाँ चेहरा बिल्कुल फिक्स हो जाएगा बिल्कुल। बस क्या बताऊँ, और बहुत सारी चीज़ें आ रही है तुम्हारा चेहरा देख कर इमेजिनेटिव थिंकिंग कहते हैं इसको। चलो आगे चलो। इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जब इस पर स्ट्राइक करेगी तो फिर हम ये जानते हैं कि ये रेयर मीडियम है, यानी कि एयर है। तो एयर से, और ये जो प्रिज्म है ये ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, तो कांच तो एक सॉलिड है ना, तो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे चली गई तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, ये वाली लाइन नॉर्मल है एम एन डैश। तो अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधी चली जाती। अरे भाई एंगल हो। अभी यहाँ मैं उस पर आया ही नहीं, अभी मैं बस यहाँ तक पहुँचा। तो अब आप देखिए कि अगर एयर से लाइट रे ग्लास में एंटर ना करती तो फिर क्या है कि फिर तो ये सीधी चली जाती, लेकिन अब ये नॉर्मल की तरफ, ये एन डैश नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ झुक गई, समझ गए, नॉर्मल की तरफ झुक गई। उसके बाद फिर ये स्ट्राइक करी यहाँ पर, फिर यहाँ पर आपने इस पॉइंट पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल, उसको बोल दिया एम डैश। अब जो है ये वाली लाइट रे अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये सीधी जाती, लेकिन अगेन हुआ क्या कि मीडियम चेंज हो गया, तो डेंसर से रेयर में जैसे हम गए तो ये नॉर्मल ये है ना, ये एम है ना, तो ये इससे दूर की तरफ, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब क्या होता है, ये वाली लाइट रे है, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे और ये इंसिडेंट रे को ही मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, समझ गए। दोबारा देखो, ये इंसिडेंट रे ये जो ऐसे सीधे निकल जाएगी, अगर चेंज ऑफ मीडियम ना हो तो मैं इस इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दूँ तो ये इंसिडेंट रे यहाँ तक जाएगी ऐसे सीधा। अब ये इमर्जेंट रे है, तो इमर्जेंट रे में और इंसिडेंट रे में इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये लाइट रे कितनी डेविएट कर गई, कितना मुड़ गई, समझ गए, ठीक है। चलिए देखिएगा द एंगल बिटवीन, हाँ जी, इमर्जेंट रे क्या होती है कि जब भी कभी की लाइट रे है वो बाहर से आई, यानी कि रेयर मीडियम से आई, रेयर मीडियम से आकर वो डेंसर मीडियम में एंटर कर गई तो वो थोड़ा सा मुड़ गई, कहाँ, नॉर्मल की तरफ झुक गई, है ना। तब इसको तो कहेंगे यहाँ से यहाँ तक वाली रे को तो कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्शन हो गया। फिर यहाँ से जब वो वापस बाहर निकलेगी तो जैसे कहते हैं ना इमर्जिंग आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में से बाहर निकलना, तो ऐसे ये लाइट रे इस प्रिज्म में से बाहर निकल रही है, इसीलिए इसको बोल दिया इमर्जेंट रे। सर इमर्जेंट की जगह हम रिफ्रैक्टेड नहीं बोल सकते, नहीं, पहले रिफ्लेक्टेड रे तो ये बात, रिफ्लेक्टेड रे तो ये, ठीक है। अब नोट कीजिएगा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे the angle between incident ray and emergent ray
is called angle of deviation. Is called angle of deviation. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट. यानी क्या बोल रही है? अच्छा इधर से आवाज. नीचे वाले वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो होता है आपका ग्लास स्लैब रिफ्रैक्शन. यहाँ पर होता है एंगल ऑफ डेविएशन. बताओ ना सर. बताओ. जैसे ये ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पर बाहर से एक लाइट रे आई, तो जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक कर रही है इस पर मैंने नॉर्मल बनाई. पीछे लगातार बातें चल रही दोनों. एंगल ऑफ इमरजेंस. एंगल ऑफ इमरजेंस. हाँ, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं उसको. ये हाँ जी. डिस्पर्जन ऑफ लाइट में लिखिए द बैंड ऑफ 7 कलर्स of 7 colors formed on a white screen. The band of 7 colors formed on a white screen, comma, when a beam of white light is passed through a glass prism. A beam of white light is passed through a glass prism, comma, is called spectrum of white light. एक ऐसी चीज़ को किसी एक जगह पर इकट्ठा कर देना, ग्रुप, उस ग्रुप को बोलते हैं स्पेक्ट्रम. जैसे ये बुक है तो इसमें आप ये देखिए इतने सारे पेजेस को एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो ये पेजेस का स्पेक्ट्रम है. तो स्पेक्ट्रम एक ग्रुप हो गया. और आप ये देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया. अब जो ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाया इसमें हमने यहाँ पर एक वाइट लाइट स्ट्राइक करा दी. A beam of white light. A beam of white light. तो white light इसको स्ट्राइक कर दी. अब यहाँ से आपको थोड़े थोड़े गैप पर लाइन्स बनानी है. कितनी बनानी है? 8 लाइन बनानी है. 7 में 8 बनानी है. 2 3 4 5 6 7 और 8. वाइट स्क्रीन. हमने लगाई वाइट स्क्रीन आगे. और फिर ये जो लाइन रेज है ये ऐसे जाएंगी
अब आप ये देखिए कि ये ना हमारे पास बैंड्स बन गए। पहली जो स्ट्रिप है वो है वी, वायलेट कलर, फिर आई, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड। तो आपने 8 लाइंस बनाई है ना, तो 8 लाइंस की हेल्प से 7 बैंड्स बन गए आपके पास। ये क्या V इज फॉर वायलेट कलर है, वायलेट कलर, फिर I इज फॉर इंडिगो, V इज फॉर ब्लू, G इज फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये हो गया। और इसी को ये जो पूरा का पूरा ये रंग बिरंगा जो हमको पूरा मिलता है ना, जो ग्रुप मिलता है, इसी को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो ये क्या रहेगा? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम डायग्राम बनाने के बाद में फिर डेफिनेशन लिखेंगे डिस्पर्शन की। स्प्लिटिंग द स्प्लिटिंग ऑफ अ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स white light into 7 colors on passing through a transparent medium passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. Is called dispersion of light. The dispersion of white light हेलो आज मिली गुड इवनिंग। हाँ जी, अभी तो नहीं। फोन की नोट आ रही थी, सॉरी। Because colors of white light हाँ जी दे देना भाई बाबा। Because colors of white light travel at different speeds through a glass prism। एक ग्लास प्रिज्म में जो वाइट लाइट है, वाइट लाइट के जो कलर्स हैं वो अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, तो इस वजह से ये डिस्पर्जन होता है। मैं आपको इसका एक ना ब्रीफ में आइडिया दे देता हूँ कि जैसे ये रेड कलर है, तो रेड कलर जो है, रेड कलर में हमने देखा कि लाइट ऐसे जा रही थी तो थोड़ा सा ही डेविएट हुआ, ज़्यादा डेविएशन हुआ नहीं।
ऑरेंज में बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया और वॉयलेट में तो सबसे ज़्यादा डेविएशन हो गया। तो ये क्या है कि जो रेड कलर है, कहते हैं ना रेड कलर इज़ द कलर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो वो इस वजह से बोला जाता है कि रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। अगर बहुत भीड़ है और उस भीड़ में बहुत अलग अलग रंगों की चीज़ें रखी हुई हैं और कोई लाल रंग की चीज़ रखी हुई है, तो आपकी सबसे पहले जो निगाह है वो रुकेगी है रेड कलर पर, क्योंकि जो रेड कलर है वो फास्टेस्ट ट्रैवल करता है। तो अगर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं बहुत सारी अलग अलग रंगों की, तो जो लाल रंग वाली गाड़ी है वो सबसे पहले आपको दिखाई देगी, मतलब आपकी नज़र घूम फिर कर वहीं रुकेगी। उसका रीज़न क्या है कि जो रेड कलर है, रेड कलर की ट्रैवल करने की, हर कलर की ट्रैवल करने की एक स्पीड होती है। रेड कलर की ट्रैवल करने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसको ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म भी बहुत कम डेविएट करा पाया, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा फटाफट से एकदम से क्रॉस करके निकल गया प्रिज्म, तो उतना ज़्यादा डेविएट कर नहीं पाया, ठीक है ना। और ये जो वॉयलेट है, वॉयलेट की जो स्पीड है, वॉयलेट की स्पीड बहुत धीमी होती है, ठीक है। और ये ब्लू का ही शेड है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है कि जो अलग अलग स्पीड्स हैं लाइट्स की, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हमको दो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं कि व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यूरिंग द डे, है ना। एक तो ये करना है, और जो सनराइज़ और सनसेट के टाइम पर जो हमको सन है वो लाल ही क्यों दिखाई देता है, तो हमको वो चीज़ स्टडी करनी है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर कल क्लास होती है? हाँ कल क्लास है? हाँ, कल तो है। वो स्कूल्स वाले तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। ब्लैक बैंड पहन के। हमारे तो 28 ब्लैक बैंड पे है। देखिए। पढ़ाई क्या हो रहा है?